हेलो नमस्कार दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल A10 एकेडमी पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राज्यपाल। हमारा टॉपिक क्या था? जो राजस्थान पॉलिटी की बात करते और राजस्थान पॉलिटी में हमारा टॉपिक था राज्यपाल। और राज्यपाल का पार्ट हमने फर्स्ट पढ़ा था। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि आर्टिकल 153 के अंदर प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। फिर हमने क्या करते हैं, उसमें 7वां संविधान संशोधन होता है और 7वें संविधान संशोधन के तहत एक व्यक्ति का 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना सकते हैं। फिर हम पढ़ते हैं 154 के अंदर क्या थी? कार्यपालिका शक्ति थी। कार्यपालिका शक्ति यानी कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख था 154 के अंदर, जिसमें क्या लिखा था? जो राज्यपाल होता है वो क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है और जो जितने काम होते हैं वो अपने अधिकारी के माध्यम से करते हैं, अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से करते हैं। अर्थात ऐसा बोल सकते हैं सीएम या फिर मंत्रिपरिषद के माध्यम से अपना काम करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 155 के बारे में। 153 और 54 हमने पढ़ लिया था। आज आर्टिकल 155 के बारे में देखते हैं कि 155 के अंदर क्या लिखा है। 155 के अंदर लिखा है राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख है। 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख। राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है कि राज्यपाल की नियुक्ति करता कौन है। राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 155 के अंदर साफ लिखा है, अनुच्छेद 155 के अंदर क्या लिखा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वो अपने अधिपत्र के जरिए। किसके द्वारा? अधिपत्र के द्वारा। यानी राष्ट्रपति एक अधिपत्र जारी करता है जिसके तहत किसी व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है। इनकी प्रोसेस क्या होती है राज्यपाल को नियुक्त करने की? वर्तमान के अंदर राज्यपाल नियुक्त करने की जो प्रोसेस होती है वो देखते हैं। वर्तमान के अंदर माना कोई व्यक्ति है, ए नाम का कोई व्यक्ति है, इसको किसी राज्य का राज्यपाल बनाना है। तो इस ए नाम का व्यक्ति का सबसे पहले चयन करते हैं। और कौन करती है? चयन करती है केंद्र सरकार। कौन करती है? केंद्र सरकार इसका चयन करती है। ध्यान रखना, संविधान के अंदर कहीं पर भी उल्लेख नहीं है कि चयन कौन करेगा। बस ये एक परंपरा चल रही है कि चयन कौन करती है? केंद्र सरकार करती है। फिर केंद्र सरकार क्या करती है? सिफारिश या परामर्श को बोल सकते हैं कि परामर्श लेती है किनसे? राष्ट्रपति से, या राष्ट्रपति से ऐसा बोल सकते हैं सिफारिश करती है। राष्ट्रपति से परामर्श करते हैं, राष्ट्रपति से क्या करते हैं? सिफारिश करते हैं कि भाई ए नाम का एक व्यक्ति है, इसको हमें क्या बनाना है? राज्यपाल बनाना है। यानी ए नाम का एक व्यक्ति है, उनका चयन किसने किया? केंद्र सरकार ने किया। फिर वो राष्ट्रपति से सिफारिश करती है या परामर्श करती है। वो बोलते हैं कि भाई इस व्यक्ति ए नाम के व्यक्ति को हमें राज्यपाल बनाना है। फिर राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति एक अधिपत्र जारी करता है। क्या करता है? अधिपत्र जारी करता है। क्या करता है? एक अधिपत्र जारी करता है। इसमें बोलते हैं इस जो अधिपत्र को पढ़कर कौन सुनाता है? मुख्य सचिव इसको पढ़कर सुनाता है। पढ़कर कौन सुनाता है? मुख्य सचिव। ध्यान रखना, कौन सुनाता है? मुख्य सचिव। मुख्य सचिव इसको पढ़कर सुनाता है। ऐसा बोल सकते हैं कि वर्तमान के अंदर जो किसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करना है तो सबसे पहले इसका चयन करते हैं, किसी व्यक्ति का चयन करते हैं। मान लीजिए ए नाम का एक व्यक्ति का हमने चयन कर लिया, केंद्र सरकार में बैठे हैं, ए नाम के व्यक्ति ने इसका चयन कर लिया। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा मान लेते हैं कि मान लीजिए कि हमें राजस्थान जो राज्य का राज्यपाल नियुक्त करना है और मान लीजिए केंद्र सरकार ने किसको क्या? किशन राव बागड़े सर को क्या किया? चयन कर लिया। भाई राजस्थान का इसका हमें राज्यपाल बनाना है। तो उन्होंने उसका चयन कर लिया और चयन करने के बाद में वो किससे सिफारिश करेगी? वो राष्ट्रपति से सिफारिश करेगी और बोलेगी कि भाई किशन राव बागड़े सर को क्या बनाना है? हमें राजस्थान का राज्यपाल बनाना है। तो फिर राजस्थान का राज्यपाल बनाना है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? इसका अधिपत्र जारी करते हैं, यानी अपने सिग्नेचर और अपने मोहर के साथ एक अधिपत्र जारी करते हैं। उस अधिपत्र को फिर कौन सुनाता है? मुख्य सचिव पढ़कर सुनाता है। ऐसे बोलते हैं कि किशन राव बागड़े सर को हमने राजस्थान का राज्यपाल बना लिया है। इस प्रकार से क्या करती है? वर्तमान के अंदर जो प्रोसेस चलती है वो इस प्रकार से चलती है। इसके नियुक्ति को लेकर कई विवाद होते हैं, कई समितियां बनती है। पुंछ आयोग की समितियां बनती है, राजमन्नार समिति बनती है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग बनता है। तो उनकी हम चर्चा करेंगे। हम पहले कुछ आर्टिकल्स के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद में कुछ मुख्य बातें देखेंगे। चलो आगे की जो बात करते हैं, आर्टिकल 156। 155 के अंदर सिर्फ इतना ही लिखा है, उसके नियुक्ति का उल्लेख है। इसकी नियुक्ति का उल्लेख मिलता है। हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 156 की, यानी अनुच्छेद 156 की बात करते हैं कि अनुच्छेद 156 के अंदर क्या लिखा है।
अनुच्छेद 156 के अंदर लिखा है राज्यपाल का कार्यकाल। क्या लिखा है? राज्यपाल का कार्यकाल लिखा है, ध्यान रखना, राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल का कार्यकाल कौन से अनुच्छेद, कौन से आर्टिकल के अंदर है? 156 के अंदर है। 125 के अंदर इसकी क्या है? नियुक्ति का उल्लेख है। 154 के अंदर कार्यपालिका शक्तियों का उल्लेख है, जबकि 153 के अंदर प्रत्येक राज्यपाल का, एक राज्यपालों का ये बात लिखी गई है। 156 के अंदर राज्यपाल का क्या है? कार्यकाल। देखो राज्यपाल क्या होते हैं, इसको नियुक्ति कौन करता है? इससे नियुक्ति करने वाला राष्ट्रपति है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसीलिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। क्या रहता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। राष्ट्रपति के क्या रहता है? प्रसाद पर्यंत रहता है। इस प्रसाद पर्यंत की थोड़ी व्याख्या आगे देखेंगे। हम दूसरी लाइन में क्या लिखा है? अनुच्छेद 156 सेकंड में लिखा है कि जो राज्यपाल का जो कार्य, राज्यपाल अपना जो त्याग पत्र है, राज्यपाल अपना जो त्याग पत्र वो किसको देंगे? प्रसाद पर्यंत किसके? राष्ट्रपति के। और त्याग पत्र भी किसको देंगे? राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, मतलब 156 के अंदर ये लिखा है कि राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है और त्याग पत्र भी किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। 156 के अंदर एक लाइन ये लिखी है कि जो राज्यपाल का सामान्यतः जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। कब से कब लेकर? ऐसा मान सकते हैं, ऐसा बोल देते हैं कि पद ग्रहण से, यानी शपथ लेते हैं उस दिन से लेकर पद ग्रहण से लेकर 5 वर्ष तक। 5 वर्ष तक। क्या 5 वर्ष तक ही रहता है? इससे अधिक नहीं रह सकता है, इनसे भी अधिक रह सकता है, जब तक उसका नया उत्तराधिकारी नहीं आता। जब तक नया उत्तराधिकारी नहीं आता, जब तक कोई नया उत्तराधिकारी नहीं आता है, तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं कि हम सबसे पहले जो प्रसाद पर्यंत के बारे में जो बात है इसकी चर्चा करते हैं, एक एक शब्दों के बारे में कि प्रसाद पर्यंत का क्या मतलब होता है। प्रसाद पर्यंत का यह मतलब है कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो चयन किसने किया? चयन किया था केंद्र सरकार ने। और राष्ट्रपति किसके कहने पर काम करता है? किसकी सलाह पे काम करते हैं? राष्ट्रपति हमेशा केंद्र सरकार, यानी केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद या फिर केंद्र सरकार की सलाह पर काम करते हैं। तो इसी तरह से हम बात सकते हैं प्रसाद पर्यंत का मतलब ये हुआ कि अगर राज्यपाल को हटाना है, अगर राज्यपाल को हटाना है तो हटाने की जो प्रक्रिया का जो उल्लेख है, ध्यान रखना, हटाने की जो प्रक्रिया का उल्लेख है वो संविधान के अंदर नहीं मिलता है। उल्लेख है वो संविधान के अंदर नहीं मिलता है। उल्लेख कहीं पर भी संविधान में नहीं लिखा है, इसकी संविधान में उल्लेख नहीं है, संविधान के अंदर उल्लेख नहीं मिलता है। किसका? राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान में उल्लेख नहीं है। प्रक्रिया का उल्लेख है वो संविधान में नहीं है, संविधान में नहीं है, ध्यान रखना एक चीज। अगली बात, इनको अगर हटाना है तो हटाएंगे कैसे? अगर केंद्र सरकार चाहे कि राज्यपाल को हटाना है तो वो किससे सिफारिश करेंगे? तो केंद्र सरकार सिफारिश करेगी राष्ट्रपति से। किससे करेगी? राष्ट्रपति से सिफारिश करेगी या राष्ट्रपति से परामर्श लेगी या राष्ट्रपति को कहेगी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति को कहा कि भाई राज्यपाल को हटाना है, फिर राष्ट्रपति क्या करेंगे? इसको हटा देते हैं। अपना एक क्या बोलते हैं, केंद्र सरकार के कहने पर राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा देते हैं, लेकिन प्रक्रिया संविधान के अंदर उल्लेख नहीं है। तभी एक विवाद, एक राज्यपाल का जो पद है एक बड़ा ही विवादित पद रहा है। इसलिए हम इनके बारे में आगे देखते हैं कि विवादित पद कैसे रहा है। देखो, एक केंद्र सरकार की बात करते हैं, हम थोड़ा सा बैक चलते हैं हिस्ट्री में। सन 2004 की बात है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार चेंज होती है। क्या होती है? केंद्र सरकार चेंज हो जाती है। जैसे केंद्र सरकार चेंज होती है तो 4 राज्यों की बात करते हैं। कौन कौन से 4 राज्य थे? एक तो यूपी, हरियाणा, गुजरात और गोवा। 4 राज्य थे और 4 राज्यों के राज्यपालों को क्या कर देते हैं? बर्खास्त कर देते हैं। 4 राज्यों के राज्यपालों को क्या कर देते हैं? बर्खास्त कर देते हैं। 2004 के अंदर जब सेंटर के अंदर कांग्रेस सरकार बनती है और बनते ही 4 राज्यों के राज्यपालों को बर्खास्त कर देती है। फिर इन 4 राज्यों को बर्खास्त होने के बाद में एक व्यक्ति था बीपी सिंगल साहब। कौन था? बीपी सिंगल साहब। ये बीपी सिंगल साहब क्या करते हैं? कोर्ट में जाते हैं और बीपी सिंगल साहब कोर्ट में संघ के खिलाफ केस लड़ते हैं। ये बोलते हैं
कई बीपी सिंघल साहब ने क्या कहा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज होती है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज होती है, क्या राज्यपाल को हटा सकते हैं? राज्यपाल को हटा दे, यानी सरकार चेंज होती है, राज्यपाल को हटा दो। वहां पे सरकार चेंज होती है, उसको फिर वापस सरकार चेंज होती है, वापस राज्यपाल को हटा दो। इस तरीके से बीपी सिंघल साहब ने 2004 में सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। फिर 2010 की बात है, 2010 के अंदर सुप्रीम कोर्ट अपना अंतिम निर्णय देती है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट यह बात बोलती है कि भाई राज्यपाल को हम असंवैधानिक तरीके से नहीं हटा सकते। कैसे नहीं हटा सकते? असंवैधानिक तरीके से नहीं हटा सकते, मनमानी ढंग से नहीं हटा सकते, मनमानी तरीके से नहीं हटा सकते। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम निर्णय क्या देती है, ऐसा बोलती है, सुप्रीम कोर्ट अपना अंतिम निर्णय क्या बोलती है कि भाई अगर राज्यपाल को हटाना है तो उसे असंवैधानिक तरीके से मत हटाओ, असंवैधानिक तरीके से नहीं हटा सकते और ना ही मनमानी ढंग से हटा सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों कहती है? देखो कि जब 2004 में सरकार चेंज होती है, जैसे सरकार आती है मतलब अपने राजनीतिक मुद्दों के लिए दूसरे राज्यों के राज्यपाल को हटा देती है और नए राज्यपाल को बिठा देती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर थोड़ा सा फटकार दिया और बोला कि भाई असंवैधानिक तरीके से मत हटाओ, अगर हटाना है तो संवैधानिक तरीके से हटाओ, क्योंकि राज्यपाल का जो पद है वो क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल का पद एक संवैधानिक प्रमुख पद है। क्या है? संवैधानिक प्रमुख पद है। ध्यान रखना, संवैधानिक प्रमुख पद है तो उनको असंवैधानिक तरीके से न हटाया जाए। और दूसरी चीज ये रही कि उन्होंने ये भी कहा कि संविधान जो भी उनको राज्यपाल है ये किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं? राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। ये भी याद रखना, किसके? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, लेकिन उसको हटाने का कारण बताना जरूरी नहीं है। उनको हटाने का जो कारण है वो बताना कहीं भी जरूरी नहीं है, कहीं पर कारण बताना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर राज्यपाल को असंवैधानिक तरीके से हटा दिया गया तो राज्यपाल कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। वापस हम देखते हैं बीपी सिंघल साहब के केस को कि बीपी सिंघल साहब जब 2004 में 4 राज्यों को केंद्र सरकार 4 राज्यों के राज्यपाल को बर्खास्त कर देती है। वो 4 राज्य कौन से थे? यूपी, हरियाणा, गुजरात और गोवा। 4 राज्यों के राज्यपालों को बर्खास्त कर देते हैं। तो फिर क्या करते हैं? बीपी सिंघल साहब कोर्ट जाते हैं और बोलते हैं क्या सरकार चेंज होते ही राज्यपाल को हटाया जा सकता है? फिर सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा संवैधानिक मामला था तो 6-7 साल केस चलता है। फिर 2010 के अंदर सुप्रीम कोर्ट अपना अंतिम निर्णय सुनाती है और ऐसा बोलती है कि वे राज्यपाल को असंवैधानिक तरीके से और मनमानी तरीके से नहीं हटा सकते। अगर और फिर ये कहा नहीं हटा सकते तो फिर इनको क्यों हटाया? तो फिर क्या करते हैं? सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्यरत होते हैं, प्रसाद पर्यंत होते हैं, तो राष्ट्रपति चाहे तो हटा सकता है, लेकिन असंवैधानिक तरीके से, मनमानी तरीके से नहीं हटा सकते। अगर किसी राज्यपाल को हटा दिया, यानी प्रसाद पर्यंत होता है, एक बात और याद रखना, हटा दिया तो फिर क्या होता है? तो उसको फिर राज्यपाल चाहे तो कोर्ट में जा सकता है। यानी ऐसा कहा कि राष्ट्रपति का जो प्रसाद पर्यंत है वो प्रसाद पर्यंत ये पूर्ण नहीं है। क्या नहीं है? पूर्ण नहीं है। राष्ट्रपति का जो प्रसाद है वो पूर्ण नहीं है। ध्यान रखना, पूर्ण नहीं है का मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति के इस फैसले की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। वापस एक बार देखते हैं कि यह मामला क्या था, थोड़ा सा डिटेल से, ताकि यहां से प्रश्न गलत न हो। यहां से प्रश्न गलत ना हो, इस प्रसाद पर्यंत को वापस थोड़ा सा डिटेल से में देखते हैं कि प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है। अगर केंद्र सरकार अगर चाहे तो राष्ट्रपति को कहकर किसी भी राज्यपाल को हटा सकती है, किसी भी राज्यपाल को
हटा सकती है। और फिर मामला आता है सन 2004 में, जब सेंट्रल गवर्नमेंट 4 राज्य, कौन कौन से, हरियाणा, गुजरात, यूपी और गोवा, इन 4 राज्यों के राज्यपालों को हटा देती है। हटाने के बाद में बीपी सिंघल साहब कहाँ जाते हैं? बीपी सिंघल साहब कोर्ट के अंदर जाते हैं। बीपी सिंघल साहब कोर्ट के अंदर जाते हैं और कोर्ट में जाकर ये बोलते हैं कि किसी भी, अगर सरकार चेंज हो तो किसी भी राज्यपाल को हटाया जा सकता है क्या? फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? 2010 में अपना अंतिम निर्णय सुनाती है। बोलती है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के क्या होता है? प्रसाद पर्यंत होता है, हटा सकता है, लेकिन असंवैधानिक तरीके से नहीं, असंवैधानिक तरीके से नहीं हटा सकते और मनमानी ढंग से नहीं हटा सकते। यानी ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी है तो हटा दिया और चलो भाई काम खत्म, नहीं, अपने मनमानी तरीके से नहीं हटा सकते। अगर कोई किसी राज्यपाल को हटा देती है, हटा सकती है, अगर किसी राज्यपाल को हटा देती है और उन्हें लगा कि उसे असंवैधानिक तरीके से हटाया गया है, तो फिर राज्यपाल क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। इसलिए जो राष्ट्रपति का जो प्रसाद है उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपूर्ण बताया है, पूर्ण नहीं बताया है। बोले उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसकी क्या कर सकते हैं? न्यायिक समीक्षा, इस फैसले की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहती है सन 2010 के अंदर अपने अंतिम फैसले में। यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला याद करना, यानी कह सकते हैं असंवैधानिक तरीके से नहीं हटा सकते, मनमानी ढंग से नहीं हटा सकते, और राष्ट्रपति का जो प्रसाद है वो क्या होती है? पूर्ण नहीं है, उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। राज्यपाल के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने बीपी सिंघल साहब के केस वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया था। अब थोड़ा सा देखते हैं राजस्थान की तरफ। क्या राजस्थान के अंदर कभी बर्खास्त हुआ है? राजस्थान के अंदर बर्खास्त हुआ है। राजस्थान की बात करें तो सबसे पहले जो बर्खास्त हुआ था वो था रघुकुल तिलक साहब। कौन था? रघुकुल तिलक साहब को सन 91 के अंदर क्या करते हैं? इसको बर्खास्त कर देते हैं। और बर्खास्त करने वाला कौन था? राष्ट्रपति संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी साहब थे। राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी साहब थे। ध्यान रखना, रघुकुल तिलक ये फर्स्ट राज्यपाल था जिनको क्या किया गया था? बर्खास्त किया गया था राजस्थान के मामले में। राजस्थान के मामले में सबसे पहले बर्खास्त किसको करते हैं? रघुकुल तिलक को करते हैं सन 1981 के अंदर, यानी 1981 के अंदर। साथ यही भी याद रखना कि जो रघुकुल तिलक साहब है वो 1977 के अंदर क्या बनते हैं? राज्यपाल बनते हैं, और 1981 के अंदर नीलम संजीव रेड्डी के द्वारा उसको क्या कर देते हैं? बर्खास्त कर देते हैं। फिर इसकी जगह है बैठने वाला कार्यवाहक कौन था? इसकी जगह बैठने वाला कार्यवाहक कौन था? तो याद रख लेना, न्यायमूर्ति के.डी. शर्मा साहब। कौन थे? न्यायमूर्ति के.डी. शर्मा साहब इसकी जगह बैठते हैं। यानी कार्यवाहक के रूप में फिर पद कौन संभालता है? के.डी. शर्मा साहब संभालता है। यानी राजस्थान के अंदर जो प्रथम राज्यपाल कौन था जिनको बर्खास्त किया गया था? रघुकुल तिलक। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? उस समय राष्ट्रपति थे एन संजीव रेड्डी। और कब हटाते हैं? सन 1981 में हटाते हैं। फिर के.डी. शर्मा लगभग 6-7 महीने के लिए ये पद संभालते हैं। फिर नया राज्यपाल आता है ओ.पी. मेहरा साहब। फिर कौन आता है इसकी जगह? ओ.पी. मेहरा साहब आ जाते हैं। 6-7 महीने के पद संभालने के बाद ओ.पी. मेहरा को क्या बना देते हैं? राजस्थान का राज्यपाल बना देते हैं। तो तीनों लाइन यही याद कर लो ताकि क्रम भी याद हो जाए। अपने वापस देख लेते हैं एक बार ताकि क्रम याद रह जाए, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन पूछते हैं वो ऐसा ही होते हैं। कि राजस्थान के संदर्भ की बात करें, राजस्थान के मामले में बात करें तो सबसे पहले किसको बर्खास्त किया? रघुकुल तिलक साहब को बर्खास्त किया। और जैसे रघुकुल तिलक साहब को बर्खास्त करते हैं तो फिर उसके कार्यवाहक का पद कौन संभालता है? जज साहब होते हैं अपना राजस्थान हाईकोर्ट के जज मुख्य न्यायाधीश होता है, वो कौन होता है? के.डी. शर्मा साहब कार्यवाहक के रूप में राज्यपाल का पद संभालते हैं। ये 6-7 महीने रहते हैं। उसके बाद में कौन हो जाता है? ओ.पी. मेहरा साहब आ जाते हैं। ठीक। अब एक दूसरा एग्जाम्पल था त्यागपत्र वाली कहानी यहां होती है। फिर एक ऐसा था थर्ड लाइन 156 के 56 के अंदर थर्ड लाइन जो लिखी थी उनकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं डिटेल से। इसके अंदर थर्ड लाइन हमने ये पढ़ी थी कि सामान्यतः राज्यपाल का जो कार्यकाल वो कितना होता है? सामान्यतः पद ग्रहण की तारीख से, पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष। क्या 5 वर्ष के बाद में अपने आप उसका त्यागपत्र हो जाएगा? नहीं।
जब तक इसका कोई नया उत्तराधिकारी नहीं आता है, जब तक उसका कोई नया उत्तराधिकारी नहीं आता है, जब तक कोई नया राज्यपाल नहीं आता है, राज्यपाल अपने पद पर बना रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, अगर एक एग्जाम्पल देखते हैं, हरियाणा का जो सेकंड राज्यपाल था, हरियाणा का कौन सा राज्यपाल, सेकंड राज्यपाल था BN चक्रवर्ती साहब। BN चक्रवर्ती साहब थे, हरियाणा के सेकंड राज्यपाल थे। इनका सामान्यतः कार्यकाल कितना होना चाहिए था, सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का था, लेकिन इन्होंने अपने पद पर 8 वर्ष तक कार्यभार को संभाला। राज्यपाल के कार्यभार को कब तक संभाला, 8 वर्ष तक कार्यभार को संभालता है, क्योंकि जब तक हरियाणा का कोई नया राज्यपाल नहीं आया तब तक उन्होंने 8 वर्ष तक संभाला था। ये त्यागपत्र के मामले में एक बात भी पद ग्रहण से 5 वर्ष के मामले में एक बात याद रख लेना कि 5 वर्ष तक के बाद ऑटोमेटिक त्यागपत्र हो जाएगा, नहीं, जब तक उसका नया उत्तराधिकारी नहीं आता है तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। बात कर लेते हैं हम BN चक्रवर्ती साहब की, जिन्होंने हरियाणा के राज्यपाल था और वो 8 वर्ष तक क्या करते हैं, कार्यभार को संभालते हैं। ये अपने 5 वर्ष बाद अपनी जो थर्ड लाइन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश की थी। हम अगली बात कर लेते हैं आर्टिकल 157 के बारे में। वन 157 के अंदर क्या है, राज्यपाल की योग्यता। राज्यपाल की योग्यता, योग्यता के बारे में संविधान क्या कहता है? योग्यता के बारे में संविधान एक ही चीज कहता है कि राज्यपाल को क्या होना चाहिए, भारत का मूल निवासी होना चाहिए। भारत का क्या होना चाहिए, मूल निवासी। और दूसरी चीज दी है न्यूनतम आयु 35 वर्ष। न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। यानी राज्यपाल बनने के लिए 2 ही शर्त है, कोई भी बन सकता है, बस भारत का मूल निवासी होना चाहिए और न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। 2 ही शर्त, एक तो मूल निवासी की, एक न्यूनतम आयु 35 वर्ष की, जिसका उल्लेख 157 के अंदर मिलते हैं। और किसी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में संविधान मौन है, संविधान चुप है, संविधान कुछ नहीं कहता है कि क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। संविधान के इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं संविधान के अंदर क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो सिर्फ 2 ही है 157 के अंदर कि भारत का मूल निवासी होना चाहिए और न्यूनतम आयु 35 वर्ष से होनी चाहिए। हम अब अगर बात कर लेते हैं 158 के बारे में, आर्टिकल 158। आर्टिकल 158 के बारे में देखते हैं 158 के बारे में। 158 के बारे में क्या लिखा है, सेवा एवं शर्तें, कि राज्यपाल के लिए क्या शर्तें होगी, वो शर्तों के बारे में देखते हैं। नंबर 158 में फर्स्ट को थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। यहाँ से प्रश्न कई बार आते हैं और तब भी क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा गौर से देखना इस चीज़ को। 158A क्या कहता है कि राज्यपाल बनने से पहले वो किसी भी संसद, किसी भी विधानसभा का सदस्य नहीं होगा। विधानसभा का सदस्य नहीं होगा, ये साफ शब्दों में लिखा है। क्या लिखा है, 158A क्या कहता है, 158A क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल बनना चाहता है तो वो राज्यपाल किसी भी संसद या किसी भी विधानसभा का सदस्य नहीं होगा। अगर वह कोई भी संसद या विधानसभा का सदस्य है, अगर विधानसभा का सदस्य है तो वह जिस दिन पद ग्रहण करते हैं, जिस दिन पद ग्रहण करते हैं उस दिन विधानसभा की सदस्यता खो देंगे। सदस्यता क्या कर देंगे, खो देंगे, ध्यान रखना। यानी जिस दिन वो क्या करते हैं, राज्यपाल, इनको थोड़ा सा वापस समझते हैं कि 158 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर राज्यपाल बनना चाहता है तो वो किसी भी विधानसभा या भी किसी भी संसद के अंदर सदस्य नहीं होंगे। अगर वो पहले से सदस्य है, अगर उनको राज्यपाल बनाना है तो उनको अगर वो राज्यपाल बनाना है
तो वो अगर वो राज्यपाल बन जाता है तो उस दिन क्या होगा, जिस दिन वो पद ग्रहण करता है उस दिन संसद और विधानसभा में उसकी सीट खाली हो जाएगी, उसका पद खाली हो जाएगा। 158(1) ये बात कहते हैं। 158(1) बारे में एक चीज और देखते हैं। देखो, राज्यपाल के पीछे एक केस हुआ था, राज्यपाल के पीछे में एक केस हुआ था। ध्यान रखना, केस क्या मतलब, एक घटना है कि राज्यपाल के पास दो ऑप्शन है। एक तो उसे एमएलए का चुनाव लड़ना है, एक इसे उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है। इनको थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। अगर उसे एमएलए का चुनाव लड़ना है तो उसे त्याग पत्र देना पड़ेगा। त्याग पत्र क्या करना पड़ेगा, देना पड़ता है। लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उसे त्याग पत्र नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन ये उपराष्ट्रपति बनेगा उस दिन राज्यपाल का पद ऑटोमेटिक खाली हो जाएगा। हाल ही के अंदर हमारे उपराष्ट्रपति की बात करते हैं। हाल ही के अंदर हमारे उपराष्ट्रपति कौन है, सीपी कृष्णन साहब। हमारे उपराष्ट्रपति सीपी कृष्णन साहब की बात करते हैं। सीपी कृष्णन साहब की सीपी कृष्णन साहब की बात करते हैं। ये पहले कहाँ के राज्यपाल थे, ये पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। ठीक है, सीपी कृष्णन साहब महाराष्ट्र के क्या थे, राज्यपाल। और राज्यपाल से त्याग पत्र नहीं देता है, और डायरेक्ट क्या करते हैं, ये उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ लेते हैं। और कह सकते हैं ऐसे कि फिर जैसे ये उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन होते हैं, जिस दिन उपराष्ट्रपति पद को ग्रहण करते हैं उस दिन राज्यपाल के पद को ये क्या कर देते हैं, खो देते हैं। इस तरह से सीपी कृष्णन साहब का याद रखना कि ये जो भारत के जो उपराष्ट्रपति बनते हैं ये पहले कहाँ के राज्यपाल थे, महाराष्ट्र के राज्यपाल पद पे कार्यरत थे। वहां से फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं, और उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के बाद में क्या करते हैं, जीत जाते हैं। फिर उसके पद पर आसीन होते हैं। जिस दिन आसीन होते हैं, जिस दिन पद पर बैठते हैं, जिस दिन पद ग्रहण करते हैं, उस दिन राज्यपाल पद से क्या हो जाता है, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा यानी राज्यपाल के पद को इस्तीफा दे दिया। ये 158(1) के बारे में उल्लेख था। हम बात कर लेते हैं 158(2) के बारे में। यानी ऐसा बोल सकते हैं कि जो अपने जो राज्यपाल हैं वो राज्यपाल क्या कर सकते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ सकते हैं। लेकिन एमएलए का या फिर संसद का अगर चुनाव लड़ना है उनकी सदस्यता के लिए, तो ऐसा कह सकते हैं हम कि उनको त्याग पत्र देना पड़ेगा। 158(2) क्या कहता है, 158(2) के अंदर जो लिखा है वो बात याद कर लेना। ये कोई भी अन्य लाभ का पद ग्रहण नहीं करेंगे। अन्य कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं करेंगे, अन्य कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं करेंगे, अन्य कोई लाभ का पद को प्राप्त नहीं करेंगे। 158(2) यह कहता है। यानी 158(1) के अंदर तो क्या लिखा है, किसी भी संसद या किसी भी विधानसभा का सदस्य नहीं होगा, अगर होगा तो उसको त्याग पत्र देना पड़ेगा। 158(2) में क्या लिखा है, अन्य कोई लाभ का पद प्राप्त नहीं करेंगे। 158(3) क्या कहता है, अन्य लाभ का पद ऐसा बोल सकते हैं जहां से गवर्नमेंट से पैसे मिलते हैं। 158(3) क्या कहता है, 158(3) ये कहता है इनके वेतन एवं भत्तों के बारे में। वेतन या भत्तों के बारे में। इसका निर्धारण कौन करता है, इसका जो निर्धारण करता है वो करते हैं अपने संसद करती है विधि बनाकर। संसद क्या करती है, विधि बनाकर इसके भत्ते एवं वेतन को निर्धारित करती है। कौन करती है, संसद करती है। लेकिन आपने 107वां संविधान संशोधन पढ़ा होगा, 7वां संविधान संशोधन पढ़ा होगा, उसमें कहा कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। ऐसा हमने 153 के अंदर पढ़ा था। तो उसके अंदर लिखा हुआ था, 7वां संविधान संशोधन के तहत बोला था कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। तो फिर क्या कहते हैं कि अगर एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनता है तो फिर उसका वेतन एवं भत्ते क्या होंगे, ये 158(3) क्या कहता है। ये जो 158(3) है, इनको पहले तो याद करो, इसको कौन से 7वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है।
7वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। यह क्या कहता है, अगर एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उसका वेतन व भत्ते कौन निर्धारित करेगा, राष्ट्रपति। कौन निर्धारित करता है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति जिस अनुपात में निर्धारित करेंगे वही मान्य होंगे। ध्यान रखना 158 थर्ड ये कहता है कि उसका निर्धारण संसद करेगी। अगर एक व्यक्ति एक ही राज्य का राज्यपाल हो, अगर एक ही व्यक्ति एक ही राज्य का राज्यपाल हो तब तो निर्धारण कौन करेगी, संसद करेगी। और यानी वेतन एवं भत्ते संसद कर दिया। अगर वो फिर उस व्यक्ति को किसी दूसरे राज्य का अतिरिक्त प्रभार संभाला देते हैं तो उसके बाद में उस राज्यपाल का वेतन एवं भत्ते का जो अनुपात है, वेतन एवं भत्तों का जो अनुपात है वो किस अनुपात में दिया जाएगा, उस अनुपात को राष्ट्रपति निर्धारित करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति निर्धारित करता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं इस घटना को, थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं 158 थर्ड कै को, ताकि कहानी समझ में आए। 158 थर्ड क्या कहता है, दोबारा देखो। 158 थर्ड की बात करें, जो वेतन एवं भत्ते कौन निर्धारित किसने किया, वेतन एवं भत्ते जो निर्धारित करने वाली वो कौन है, संसद है। मान लीजिए हमें एक कोई व्यक्ति है, इनको दो राज्यों का राज्यपाल बना दिया, एक तो हरियाणा का बना दिया और एक इसको राजस्थान का राज्यपाल बना दिया। पहले तो देखो इसका वेतन एवं भत्ते किसने निर्धारित किया, संसद करेगी। कौन करेगी, संसद करेगी। और संसद ने बोल दिया भाई इसकी सैलरी 3,50,000 रुपये है। इनकी सैलरी कितनी है, 3,50,000 रुपये है। फिर उनको क्या कर देते हैं, दो राज्यों को, यानी पहले ये राजस्थान का राज्यपाल था, अब हरियाणा का इसको अतिरिक्त प्रभार संभाला देते हैं। अब इस 3,50,000 को जिस अनुपात में बांटना हो, जिस अनुपात में क्या करना हो, बांटना हो, वो निर्धारित कौन करेगा, वो राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, वो राष्ट्रपति करेगा। ऐसी बात कहता है 158 थर्ड ए, या फिर बोल सकते हैं कै, या 153 ए या कै। ये बात बोलते हैं कि जिस 3.5 लाख रुपए को जिस अनुपात में बांटना है उसको निर्धारित कौन करेगा, वो राष्ट्रपति करेगा। 158 थर्ड कै ये बात बोलते हैं। ध्यान रखना 153 ये बात बोलते हैं कि वेतन का भत्ते का निर्धारित करने वाली संसद होगी, लेकिन दो या दो से अधिक राज्यों का अगर राज्यपाल बना दिया, जिस अनुपात में बांटना हो उस अनुपात को कौन निर्धारित करेगा, राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। ऐसा 158 थर्ड कहते हैं। अब आगे देखते हैं 158 फोर्थ के बारे में। वन 158 फोर क्या कहते हैं, 158 फोर ये कहते हैं कि किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। 158 फोर क्या कहते हैं, किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये बात भी याद रख लेना। दूसरी चीज एक ये बात याद रखना कि राज्यपाल का जो वेतन एवं भत्ता है, राज्यपाल का जो वेतन है वो राज्य की संचित निधि पे आधारित है। राज्य की संचित निधि पे आधारित है। संचित निधि पे आधारित है, ध्यान रखना। जो राज्यपाल का जो वेतन है वो किस पे निर्धारित है, वेतन एवं भत्ते किस पे निर्धारित है, राज्य की संचित निधि पे। लेकिन राज्यपाल की जो पेंशन है रिटायर के बाद में जो पेंशन मिलेगी वो केंद्र सरकार की संचित निधि पर मिलती है। किस पे मिलती है, केंद्र सरकार की संचित निधि पे मिलती है। जो पेंशन है वो केंद्र सरकार की संचित निधि पे मिलती है, केंद्र सरकार की संचित निधि से मिलती है, ध्यान रखना। यानी जो राज्यपाल है इसके वेतन एवं भत्ते किस पे निर्भर है, राज्य की संचित निधि पे। लेकिन जो पेंशन है रिटायर के बाद में वो किस पे है, वो केंद्र सरकार की संचित निधि पे भारित है। ये बात याद रख लेना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि राज्यपाल के जो वेतन है वो किस पे भारित है। जो अगर वो ऑन ड्यूटी है यानी अपने
पद पर है तब तो राज्य की संचय निधि पर आधारित है, यानी वेतन संचय निधि पर आधारित रहेगा। पेंशन की बात करें, रिटायर के बाद में बात करें तो वो फिर केंद्र सरकार की संचय निधि पर आधारित होगा। ये बात याद कर लेना। देखो आगे देखते हैं। एक बात और 159 के बारे में देख लेते हैं साथ साथ में। 159 में लिखा है राज्यपाल की शपथ। राज्यपाल की शपथ या फिर प्रतिज्ञान। राज्यपाल की शपथ या फिर प्रतिज्ञान। राज्यपाल को शपथ का जो उल्लेख है वो 159 के अंदर है। इसको शपथ दिलाने वाला कौन होता है? इसको शपथ दिलाने वाला संबंधित राज्य के न्यायपालिका का मुख्य न्यायाधीश। कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश। जिस राज्य का राज्यपाल बनेगा वहां का मुख्य न्यायाधीश इसको क्या करते हैं? शपथ दिलाते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाएगा, क्योंकि फिर वरिष्ठतम न्यायाधीश ही तो उस पद को संभालता है। फिर कौन दिलाता है? वरिष्ठतम न्यायाधीश। यानी राज्यपाल की जो शपथ का उल्लेख है वो 159 में मिलता है, और उनको जो शपथ दिलाने वाला वो कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश होता है। और अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश इसको शपथ दिलाएगा, यानी इसके समक्ष शपथ लेगा 159 के अनुसार। 159 में इतना ही है। अब बात कर लेते हैं 160 के बारे में। 160 क्या कहता है? 160 राज्यपाल से संबंधित है। राज्यपाल से और राष्ट्रपति दोनों से संबंधित है। मुख्य रूप से ये क्या करते हैं? ये राष्ट्रपति को एक पावर देता है। 160 क्या कहता है? राष्ट्रपति को एक पावर देता है। राष्ट्रपति को यह पावर देता है, अगर कोई अचानक कोई घटना हो जाए, कोई आकस्मिक घटना हो जाए, कुछ अप्रिय घटना हो जाए और राज्यपाल का पद खाली हो जाए, यानी ऐसा कहेंगे कि राज्यपाल का जो कर्तव्य का जो निर्वहन करने के लिए, ये शब्दों का उल्लेख लिखा है, ये शब्द है कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए। निर्वहन करने के लिए राष्ट्रपति क्या कर सकती है? कोई उपबंध बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? कोई उपबंध कर सकते हैं। यह बात याद रखना, कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए राष्ट्रपति कोई उपबंध बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूं एक बात, जरा कोशिश करते हैं समझने की। एक एग्जाम्पल लेते हैं उदाहरण के तौर पे। चलो एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। सरदार हुकुम सिंह, यह हमारे राजस्थान का राज्यपाल था। सरदार हुकुम सिंह, ये कौन थे? राजस्थान के राज्यपाल थे। ये क्या करते हैं? 1 महीने के लिए विदेश दौरे पे जाते हैं। 1 महीने के लिए विदेश दौरे पे जाते हैं। ध्यान रखना, 1 महीने के लिए कहां पर जाते हैं? विदेश दौरे पे जाते हैं। फिर क्या होता है? अब ये सरदार हुकुम सिंह 1 महीने के विदेश दौरे पे चले गए। अब ये प्रॉब्लम हो गई कि अब राज्यपाल का पद कौन संभालेगा? अब राज्यपाल का सिग्नेचर कौन करेगा? अब किसके नाम पर कार्य होंगे? राज्यपाल तो है नहीं। राज्यपाल कहाँ चला गया? विदेश दौरे पर। हो सकता है राज्यपाल बीमार हो जाए, हो सकता है राज्यपाल किसी कारणवश राज्यपाल के पद पर कार्य करने में समर्थ न हो। फिर क्या करते हैं? इसकी जगह फिर सीधे जगत नारायण साहब को क्या करते हैं? कार्यवाहक बनाते हैं। जगत नारायण साहब को क्या बनाते हैं? कार्यवाहक बनाते हैं। एक बात और, यह राजस्थान का पहला फर्स्ट कार्यवाहक राज्यपाल है। कार्यवाहक राज्यपाल भी है, यह बात भी याद कर लेना। साथ साथ में ये बातें भी याद कर लेना। यानी 160 ये नहीं कहता कि मुख्य न्यायाधीश इस पद को संभालेगा। मुख्य न्यायाधीश
इस पद को संभालेगा, ऐसा ये नहीं कहता। बस 160 ये कहता है कि अगर कोई आकस्मिक घटना हो जाए, कोई अचानक से कोई घटना हो जाए और राज्यपाल के कार्यों के लिए, कुछ कर्तव्यों या कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए कुछ उपबंध बनाने हैं, तो कौन बनाएगा? राष्ट्रपति बनाएगा। ऐसा भी कह सकते हैं कि राष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन उपबंध बनाएगा जिसका उल्लेख किसमें नहीं है? इस भाग में नहीं है। ये बात लिखा है, जिसका उल्लेख किसमें नहीं है? जिसका उल्लेख संविधान के भाग 6 में नहीं है, यानी भाग 6 में नहीं है। यानी भाग 6 में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि भाई राज्यपाल कहाँ चला गया? राज्यपाल चला गया विदेश दौरे पर, अब राज्यपाल की जगह उपराज्यपाल बनाएंगे। उपराज्यपाल का पद तो है ही नहीं। जैसे राष्ट्रपति चला जाए तो उपराष्ट्रपति संभालता है, लेकिन राज्य के अंदर तो उपराज्यपाल है नहीं, फिर कौन संभालेगा? राष्ट्रपति किसी विदेश दौरे पर जाते हैं, फिर क्या होते हैं? उपराष्ट्रपति इस पद को संभाल लेते हैं। लेकिन किसी राज्य की बात करें तो वहां तो उपराज्यपाल नहीं है, तो फिर पद कौन संभालेगा? फिर पद संभालेगा, अगर राज्यपाल का पद अगर अचानक से रिक्त हो जाए, तो फिर उसको संभालने वाला कौन है? मुख्य न्यायाधीश। ये एक चलते रूल्स चलते आ रहे हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो क्या कर सकते हैं? किसी भी दूसरे राज्य के राज्यपाल को उस राज्य का अतिरिक्त प्रभार भी दे सकते हैं। यह बात भी याद रख लेना। यह भी अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति को इतनी पावर है कि वो किसी भी राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उपबंध बना सकते हैं, जिसका उल्लेख भाग 6 में नहीं है। यानी भाग 6 के अंदर जिसका उल्लेख नहीं है, जिस शक्तियों का उल्लेख नहीं है, उसके लिए उपबंध बनाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। जैसे कि सरदार हुकम सिंह 1 महीने के लिए विदेश के दौरे पर गए थे, विदेश के दौरे का कहीं उल्लेख नहीं है, राज्यपाल के पद खाली होने का भी कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति ने क्या कर दिया? एक उपबंध बना दिया। बोले कि भाई मुख्य न्यायाधीश को हम क्या बना देंगे? एक्टिंग गवर्नर बना देंगे, कार्यवाहक राज्यपाल बना देंगे। जिनका फर्स्ट कार्यवाहक राजस्थान का कौन था? वो था सीजे जगत नारायण सर थे। ध्यान रखना इस चीज को, वो एक सरदार हुकुम सिंह की जगह बनते हैं। ये बात भी याद कर लेना। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे 160 तक ही। अब थोड़ा सा आखिरी में क्या कर लेते हैं? रिवाइज कर लेते हैं ताकि याद रहे बात को। फिर हम अपनी क्लास यहीं तक रखेंगे। अगली क्लास देखेंगे कल हम क्या होगा अगली क्लास के अंदर। चलो, हमने क्या पढ़ा था? 153 में क्या होगा कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। फिर उसमें क्या होता है? 7वां संविधान संशोधन होता है। एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का क्या बन सकता है? राज्यपाल बन सकता है। 2 राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। फिर आता है 154। इसमें क्या लिखी थी? कार्यपालिका शक्ति। 154 के अंदर क्या थी? कार्यपालिका शक्ति। 155 के अंदर क्या थी? राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख। राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख किसमें था? 155 में था। ध्यान रखना, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसके जरिए करता है? अधिपत्र के जरिए करता है। अधिपत्र कौन पढ़कर सुनाता है? मुख्य सचिव पढ़कर सुनाता है। फिर आते हैं 156 के अंदर। 156 के अंदर क्या है? इसके कार्यकाल। 156 के अंदर क्या है? कार्यकाल है। कार्यकाल क्या होता है? ये किसके? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य रहते हैं। क्या रहते हैं? प्रसाद पर्यंत कार्य रहते हैं। सामान्यतः कितने? पद ग्रहण से 5 वर्ष तक इसका क्या रहता है? कार्यकाल रहता है। फिर बात कर लेते हैं 157 में। 157 में इसकी योग्यता का उल्लेख है। योग्यता तो ये भारत का क्या हो? मूल निवासी हो, और दूसरी मिनिमम आयु कितनी हो? 35 वर्ष हो। फिर हमने देखा 158 में सेवा एवं शर्तें में हमने पढ़ा था कि वो एमएलए या फिर किसी भी वो संसद या फिर किसी भी विधानसभा का सदस्य नहीं होगा। अगर सदस्य है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? त्यागपत्र देना पड़ेगा। लेकिन राज्यपाल क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, उसे कोई त्यागपत्र देने की जरूरत नहीं है। फिर 159 में हमने क्या पढ़ा? उनकी शपथ का उल्लेख है। और शपथ कौन दिलाता है? उनको शपथ दिलाने वाला है
हाई कोर्ट के जज साहब या फिर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इसको शपथ दिलाता है। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो शपथ कौन दिलाएगा? वरिष्ठतम न्यायाधीश इनको क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। 160 के बारे में क्या लिखा है? 160 कहते हैं कि राष्ट्रपति ऐसा उपबंध बना सकते हैं, राष्ट्रपति क्या करते हैं? राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, यानी उनको कार्यों को पूरा करने के लिए, उनके कार्यों को चलाने के लिए, या ऐसा काम जो संविधान के भाग 6 के अंदर उल्लेख नहीं है, भाग 6 में उल्लेख नहीं है, उसके लिए क्या बना सकते हैं? उपबंध बना सकते हैं। ध्यान रखना, ये 160 तक का बातें हैं। फिर हमने एक चीज और रिवाइज की थी कि चलो इतनी चीजें हैं 160 तक। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगली क्लास देखेंगे हम कल। थैंक यू।